स्टील स्ट्रक्चर्स की जब बात की जाती है तो उसमें थ्योरीज धीरे धीरे डेवलप हुआ और उन थ्योरीज के अंदर एक कंसेप्ट इस तरह से है कि हम लोग जब माइल्ड स्टील टेंसाइल कर्व जब देखते हैं तो उसके अंदर दो जोन बनते हैं मेजरली। एक होता है जो अप टू इलास्टिक पॉइंट होता है और दूसरा होता है इलास्टिक पॉइंट के अबव या फिर जिसमें यील्ड स्ट्रेस के बाद वाला जो प्लास्टिक जोन होता है। तो अगर हम लोग ये कहते हैं कि किसी भी मेंबर के लिए अगर लोड अप्लाई किया जाता है इलास्टिक जोन में और प्लास्टिक जोन में, तो दोनों का रेशो अगर हम लोग लेते हैं तो ये बात बिल्कुल तय है कि वो रेशो एक से ज्यादा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम लोग प्लास्टिक जोन में कभी फोर्स को अप्लाई कर ही नहीं रहे और इलास्टिक जोन में ही रह रहे हैं, और इलास्टिक से जब प्लास्टिक में जाएंगे तो उस कंडीशन में वैल्यू हमें ज्यादा ही देनी होगी। आप इसको इस बात से इस तरीके से समझ लो कि अगर किसी एक मेंबर की कैपेसिटी है 15 किलो न्यूटन फोर्स को उठाने की और मैं उसके ऊपर लोड दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 5 किलो न्यूटन फोर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने सिर्फ 5 किलो न्यूटन के लिए ही डिजाइन किया है, बाकी 10 किलो न्यूटन कभी दिया ही नहीं। और मैं अगर उसके ऊपर मेंबर के ऊपर मैं 10 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दूं टोटल, तो मेरे पास में 10 डिवाइडेड बाई मैं 5 लिखूंगा तो रेशो मेरे पास में 2 का मिला। और यही बात को समझाता है इस स्टील डिजाइन में जिसको बोलते हैं हम लोग शेप फैक्टर, जिसका फॉर्मूला बनता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन प्लास्टिक टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन इलास्टिक। इसकी वैल्यू 1 से तो ज्यादा होती है, तो हमें यह सोचना है कि सबसे ज्यादा ये किस शेप के लिए मिलता है। कमेंट सेक्शन में बताइए।